प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश शख्सियत से मुलाकात में आज हम मिल रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति से जिनका न केवल शहरों में होने वाले सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में मंच पे उपस्थिति होती है, बल्कि वो गांव में भी जनता के बीच में जाते हैं और जहां से निकले हैं वहां की जनता के दुख दर्द, वहाँ की समस्याएँ और वहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम है या नीतिगत जो बदलाव की ज़रूरत होती है, जो महसूस होती है, उसको लेके वो निरंतर लगे हुए हैं। आइए हम मिलते हैं, उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं हाशिम पसमानदा, ज़िला मऊ, उत्तर प्रदेश, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। राष्ट्रीय संगठन का काम मैं देखता हूँ और गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, ज़िले-ज़िले जाकर समाज को, पसमानदा समाज को जगाना और संगठन से जोड़ना और विचारधारा और विमर्श को लेके जाना और विमर्श के माध्यम से पसमानदा समाज की रोजी रोटी और समाजी भविष्यता में हिस्सेदारी के मुद्दे को लेकर उनको जागृत करना हमारा मुख्य उद्देश्य है कि 85% जो पसमानदा मुसलमान है वो अपनी मुख्य धारा में आवे और गुलामी छोड़े। इसलिए कि जो 85% है, इस पे 15% जो सवर्ण मुस्लिम हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान, जो अपने आप को वो विदेशी कहते हैं, उन्हीं लोगों का इस पे वर्चस्व और कब्जा रहा है। चाहे तमाम मुस्लिम इदारे हों, चाहे तमाम पार्टियां हों, यहाँ तक कि भाजपा में भी उन्हीं का वर्चस्व रहा है। अब जाकर धीरे धीरे जो है हमारा वर्चस्व धीरे धीरे हर पार्टियों में बन रहा है। जी, बहुत ही शानदार तरीके से आप अपने परिचय दिए और न केवल इसमें आपकी अपनी व्यक्तिगत तारीफ की बात थी, बल्कि समाज में जो आप करते हैं उसका जो बदलाव आ रहा है या जो एक व्यक्ति की एक जिम्मेवारी होती है, पे बैक टू सोसाइटी जिसको बाबा साहब कहते हैं, उस पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। चूँकि आपने अपना नाम में भी पसमानदा लगा रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से अलग अलग विमर्श खास करके साउथ एशिया और भारत में चलने वाले हैं, जहाँ पे लोग अपने नाम के पीछे दलित लिखते हैं, अपने नाम के पीछे हरिजन एक समय में लोग लिखा करते थे, तो वो उनकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है और जो उनका शोषक वर्ग है उनको वो टारगेट करके हिट भी करता है। मुझे लगता है कि आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को लेकर असर्ट नहीं करता है, स्पेस नहीं बनती है, और जब स्पेस नहीं बनेगी तो आप बात नहीं कर सकते हैं या कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर सकता है। बहुत आज खुशी है कि आप हमारे साथ हैं और पसमानदा डेमोक्रेसी के दर्शकों के लिए आप उपलब्ध हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। हम आपके अकादमिक जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं उससे भी करेंगे और जो गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में जाके लोगों के साथ जो आप इंटरेक्ट करते हैं, उनको जागरूक करने का जो काम करते हैं, उसमें किस तरीके से सवालों का सामना करना पड़ता है। आप टोपी भी लगाए हुए हैं, तो अमूमन जब दाढ़ी और टोपी वाला जो व्यक्ति दिखते हैं तो उनको माना जाता है कि मजहबी होंगे और इस्लाम की बात करते होंगे। लेकिन दर्शकों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि दाढ़ी और टोपी केवल पहचान धर्म की नहीं है, वो अपनी एक रवायत की है और आप अपने रवायत का पालन करते हुए आप इस्लाम में, इस्लाम के जितने भी एथोज हैं उसमें आकंठ डूबे हुए भी आप समाज की चिंता उतना ही करते हैं जितना कि बाकी दूसरे धर्म के लोग करते हैं। जी जी जी। तो आपको किन किन सवालों का सामना करना पड़ता है जब आप जनता के बीच जाते हैं जो बिल्कुल निरक्षर है, जिसके पास मौलवी की तकरीरें और मस्जिदों से जो बातें जाती है वहीं पहुंचती है और वहां आप पहुंचते हैं? देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा कि न काले को गोरे पर, न गोरे को काले पर, न अरबी को अजमी पर, न अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं। बड़ा वो है जो मुत्तकी और परहेज़गार हो, जो मानवता और इंसानियत वाला हो, वही बड़ा है। जात के एतबार से कोई बड़ा हो ऐसा मोहम्मद साहब ने नहीं कहा, बल्कि कुरान में भी 27वें पारा में सूरह हुजरात में है कि ऐ लोगों,
तुम्हें हमने एक माँ और एक बाप आदम और हव्वा से हमने पैदा किया ताकि और अलग अलग कबीला और ख़ानदान बनाए कि तुम्हारी पहचान हो सके। तुम में सबसे बड़ा शरीफ वही है, सबसे बड़ा वही है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार हो, जिसके अंदर मानवता हो, जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर ईमानदारी हो, वो बड़ा है। न कि सैयद, न कि शेख, न कि अरब से जोड़ने के। अरब से जोड़ने वाले को कुरान ने भी और हदीस ने भी काउंटर किया है कि जात की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग आज मनुवादी सोच को लेकर मुसलमानों में भी वर्ण व्यवस्था कायम कर दिए हैं। हिदाया जैसी किताब लिखकर मुसलमानों में भी अशराफ, अजलाफ और अर्जाल बना दिए हैं। मुसलमान आज दलित से भी बदतर, मुसलमान में जो पसमानदा मुसलमान हैं वो दलित से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। तो इसीलिए हम लोग गांव-गांव जाकर इस बात को बताते हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलना चाहता हूं, इतिहास की पुरानी बातों को बताना चाहता हूं। 1922 में जब ये, उससे पहले की बात से अब आप चलता हूं मैं, यहाँ पे जब विदेशी मुसलमान यानी राजा बादशाह आए तो यहाँ पे जो दलित, यहाँ पे जो मुसलमान, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनके साथ उन्होंने दो दर्जे का सलूक किया। उन्होंने कभी उनके साथ बराबरी का दर्जा नहीं दिया, न ही शासन में न प्रशासन में। हमारी हालत आज ख़राब नहीं हुई, 70 साल में हमारी ख़राब हुई इसलिए कि जितने भी विदेशी मुसलमान आए भारत में, उन्होंने हमारे बारे में कोई चिंता नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने बारे में चिंता की, राजपाट किया और मज़े लूटे। तो आपके नाम से ही शुरू करते हैं। जिस तरीके से आप अपने नाम में लगा के घूम रहे हैं पसमानदा, और वैसे समय से लगा रहे हैं जब कहीं पसमानदा की बात बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं होती थी। आज तो प्रधानमंत्री के बाद से हर गली मोहल्ले, हर चैनल, हर टीवी, हर अखबार, सब जगह हो रही है। तो आप जनता के बीच में जब जाते हैं, या उन दिनों जाते थे, तो जब पहले रिएक्शन होता था वो कैसा था और अब रिएक्शन है लोगों का? रिएक्शन मतलब पॉजिटिव भी लीजिए इसको, लोग किस तरीके से आपसे बिहेव करते हैं इसको लेके उनको, और जो आप मुहिम चला रहे थे जागरूकता का, तो वो लोग और उसको क्यूरियोसिटी से जानना चाहते हैं या फिर बात नहीं करना चाहते हैं? 2002 में ये मिशन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार से ये चल के ये विमर्श उत्तर प्रदेश में आया, और उसी 2002 से हम लोग काम यहाँ यूपी में शुरू किए। वही काम बिहार में केवल होता था 1998 से, यानी 4 साल बाद फिर यहाँ यूपी में लॉन्च हुआ। और तभी से हम लोग 2002 से हाजी निसार साहब हैं और हम लोग और तमाम बहुत से और साथी, धीरे धीरे 2-3 लोग थे। जब हम लोग गांव में जाते थे, लोगों से बात करते थे, तो हम लोग को देख के लोग भाग जाते थे, या फिर कुछ कहते तो कहते थे कि मुसलमानों फूट डालने वाले हैं कुछ। यहाँ तक कि जब हम और बड़ा कुछ बना लिए ज़िले लेवल पर, तो ये लोग, अशराफिया तबका ये कहता था कि ये मुसलमानों फूट डालने वाले हैं। जबकि हम अपने अधिकार की बात करते थे, अपने जो हमारे ऊपर शोषण हुआ है उसको बताते थे, तो कहते थे कि मुसलमानों फूट डालने। बल्कि यहाँ तक कि मस्जिद के मेंबरों से हमारे खिलाफ़ बोला जाता था, तकरीर की जाती थी। आजमगढ़ जामिदुर रिसाद मदरसे थे, तो जो अशराफिया होल्ड मदरसे हैं, अशराफिया होल्ड जो मस्जिदें हैं, वहाँ से हम लोगों को गालियाँ दी जाती थी, हमें बुरा भला कहा जाता था और मुसलमानों के बांटने की बात करते थे। जबकि हम लोग मुसलमानों के बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। मुसलमान तो ऑलरेडी खुद ही 36 बिरादरियों में बटा हुआ है, जो एक दूसरे में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कायम होता। सिर्फ हम मस्जिद में बराबर हैं। मस्जिद के बाहर जैसे ही आते हैं हम बिरादरियों में बढ़ जाते हैं। शेख, सैयद, मुगल, पठान, अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी, इदरीसी, नट, मदारी, कलंदर, जोगी, फ़कीर, तमाम बिरादरियां हैं। इन बिरादरियों में बढ़ जाते हैं और एक आला तबका सराफिया हो जाता है, और वो हम में से कोई जो है रोटी बेटी का रिश्ता कायम नहीं करता। आपको बहुत सारे खामियाजा भी उठाने पड़े होंगे इन सब कामों के लिए, क्योंकि जब लोग आपको एक विलन के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं जो साफिया तबका है, तो जाहिर सी बात है कि उसको जब मौका मिला होगा तो आपको परेशान भी किया होगा। अरे इसमें तो बिहार में एक हमारे शुरुआती दौर के
साथी थे उसकी उनकी हत्या भी हो गई थी, अशराफिया ने कर दिया था बिहार में। और वो लोग हमको कई जगह दिक्कत भी आई बहुत से जगह पे, लेकिन हम लोगों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार चलते रहे और बात करते रहे। और आज इतना ज़्यादा हो गया मामला कि आज उनको भी तस्लीम करना पड़ा सच्चाई को कि नहीं, मुस्लिम तबका एक तरह का नहीं है, इसने भी अशराफ हजराफ हरदाल है, सबकी समस्याएं अलग हैं और सबकी समस्याएं अलग हैं और इनको जो है आपको इनका इलाज भी अलग अलग तरीके से होना चाहिए। पिछले दिनों जाति जनगणना को लेकर बहुत एक इस देश में खलबली सी मची हुई थी, जिसमें जो भी लोग जिनको लग रहा था कि संसाधनों पे, सियासत में या किसी भी तरीके से वो अपनी हीरोगिरी चमका रहे हैं, जाति जनगणना जब हो जाएगी तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे ज़मीन पर। तो ये हिंदू या फिर ओवरऑल जो इंडियन सोसाइटी है उसमें एक तबका है जो इसका विरोध कर रहा है। तो क्या आप एक एक्टिविस्ट हैं और मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम धर्म के हैं और पसमानदा एक्टिविस्ट हैं, तो आपको भी क्या ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है जो लोग कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों के अंदर जाति और धर्म नहीं होता? जाति जनगणना तो होना चाहिए, इसलिए कि ताकि क्लियर हो कि किनका हकमारी हुई है, कौन बिरादरी कितनी है और इनको हिस्सेदारी भागीदारी एमपी एमएलए और नौकरियों में जगह, पढ़ाई लिखाई में इनको हिस्सेदारी भागीदारी मिली कि नहीं मिली, कितनी मिली। तो जाति जनगणना हो जाएगी तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन बिरादरी कितनी है और इनके साथ नाइंसाफ़ी किनके साथ हुई है। मैं बताऊं कि जो 2% जो 3% अशराफिया तबका है वो अपने 200% भागीदारी ले रहा है राजनीति में। 15वीं से लेके पहली से लेके 15वीं 14वीं लोकसभा तक कुल 400 मुस्लिम सांसद चुने गए, जिनमें 340 अशराफिया तबका और केवल 60 पसमानदा तबके से थे। बताइए, उल्टा हो गया। तो ये नुमाइंदगी का सवाल है, नुमाइंदगी हमारी नहीं है, जबकि हम वोट देते हैं। जो पसमानदा मुसलमान है अगर वोट न दे अशराफिया को, जबकि सभी पार्टियां जितनी भी अपने आप को तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं सब अशराफिया तबकों को वोट टिकट देने का काम करती हैं। अगर ये पसमानदा वोट न दे तो कोई एक सीट भी अशराफिया तबका नहीं जीत पाएगा पूरे देश में, यहाँ तक कि पूरे प्रदेश, किसी भी प्रदेश में एक एमएलए नहीं जीत पाएगा बिना पसमानदा वोट के। इसलिए कि हर विधानसभा में 50,000 से लेके 2 लाख तक, 1.5 लाख तक पसमानदा वोट है। तो हम लोग तो उनको अपना भाई मानते हैं, लेकिन वहीं जब हमको टिकट मिलता है तो वो लोग हराने का हमको काम करते हैं। तब आपको क्या लग रहा है कि जाति जनगणना हो जाएगी तो टिकट आपको मिलेगी? बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम उसको, अगर हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम उसका बाइकाट करेंगे। जो हमें सम्मान देगा, जो हमें हिस्सेदारी भागीदारी जाएगा। हम अब वोट बैंक की राजनीति से हम छुटकारा चाहते हैं। हम किसी के बधुआ मजदूर नहीं बने। हमें जो भी हिस्सेदारी भागीदारी देगा हम उनके साथ खड़े होंगे, उसको वोट देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। आज ये आप अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव बीता है 2022 में, एक भी पूरे पूर्वांचल में 125 सीट है। अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी ने एक भी टिकट पसमानदा मुसलमान को नहीं दिया और वोट जो है एक तरफा लिया। तो अब समाज जो है सवाल कर रहा है कि वोट तो हम दे रहे हैं, लेकिन जब राज्यसभा बनाना हुआ, ठीक, अगर हम कमज़ोर हैं, हमें टिकट से हम जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस समाज की बुनकर की, धुनकर की और कुरैशी की और जितने भी बिरादरी पसमानदा, इनकी नुमाइंदगी पहुंचनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अब तक 65 राज्यसभा सांसद बनाया है, लेकिन एक भी पसमानदा मुसलमान को नहीं बनाया। ये तो आप डाटा बोल रहे हैं, कहीं हो रखा है कि उस पार्टी का कहीं आपके ऊपर ये कंप्लेन ना करे कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं। हम तो तैयार हैं, कंप्लेन करें, हम उससे कहाँ भागने वाले हैं। कंप्लेन करें या फिर वो डाटा दें कि हाँ हमने इतने पसमानदा को बनाया, 10 को बनाया, 20 को बनाया। सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी थे स्वर्गीय, एक भी पसमानदा मुसलमान को, किसी अंसारी को, मंसूरी को, राइन को साबित करें कि हाँ हमने फला को बनाया। हम तो चैलेंज कर रहे हैं। तो उनको तो लोग मुल्ला मुलायम कहते थे, तो आप कैसे कह सकते हैं? अरे वो सिर्फ वोट लेने के लिए, ये सब उनका ढकोसला था। सिर्फ हम पसमानदा मुसलमानों को ठगने का काम करते थे और सिर्फ एक बिरादरी को फायदा पहुंचाते थे। और ये राम गोपाल यादव 25 साल से लगातार राज्यसभा बनते चले आ रहे हैं। किसी अंसारी को राज्यसभा बनाया, किसी मंसूरी को बनाया, किसी राइन को बनाया, किसी इदरीसी को बनाया, किसी कुरैशी को बनाया।
क्यों नहीं बनाया भाई? वोट हमारा ले रहे हो, हमारे वोट से आपके विधायक 100-200 विधायक आपके तैयार हो रहे हैं, वो विधायक राज्यसभा के लिए वोट करते हैं, तो वोट तो हमारा है। अरे हम वोट न दें अगर पसमानदा मुसलमान, तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी एक भी विधानसभा या लोकसभा बता दीजिए जहां पे पसमानदा मुसलमान वोट न दे तो उनकी सीट निकल जाएगी। कोई एक सीट भी बता दीजिए आप। लेकिन आप ये आपके कहने थोड़ी होगा, वो तो पसमानदा को सेट कर लिया है कि भाई तुम्हारे लड़ने से कुछ होगा नहीं, तो हमें दे वोट दो, रहा तुम्हारी है, लेकिन सुरक्षा देंगे। पसमानदा अब सवाल कर रहा है, थोड़ा सा हट जाएगा। यही नाटक लालू जी कर रहे थे, घमंड तगड़े मुसलमान हमारे साथ है, क्या कर लोगे? कहते थे कि हम आपका सर भी बचाएं और तुम हमसे भागीदारी चाहते हो, तो उनको घमंड हो गया था, लगे थे भगवान और खुदा बनने, कहे कि हम आपका सर बचाते हैं, तो कहे ठीक है सर मत बचाओ आप। और हम लोगों ने वो हमारी बात को नहीं सुने, कांग्रेस की बात नहीं सुने। 2005 में 4-5 में फिर अली अनवर साहब नीतीश कुमार से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, पसमानदा मुसलमानों की बात जायज़ है, इसका हक अधिकार बिल्कुल मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनेगी तो हम आपको हिस्सेदारी भागीदारी देंगे। उन्होंने, हम लोगों ने वहाँ पसमानदा मुसलमानों ने थोड़ा सा, जब तराजू के पलड़े में दोनों तरफ बराबर 1-1 किलो हो तो उसमें 10 ग्राम ही काफ़ी है पलड़ा झुकाने के लिए, तो हम लोग ज़्यादा नहीं 10 ग्राम लोगों को, पसमानदा मुसलमानों को इधर से इधर किए थे। और नीतीश कुमार की सरकार पहली बन गई थी और उन्होंने 3-4 लोगों को राज्यसभा पसमानदा मुसलमानों को बनाया, MLC बनाया, उपसभापति बनाया, और 20% अति पिछड़ा नाम से कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करके 20% अति पिछड़ों का हिस्सा अलग किया, जिसमें अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी और जितनी भी पसमानदा जातियां हैं सबको शामिल किया। उधर चौहान, राजभर, बिन मल्ला, निषाद, कश्यप, कुमार, कार, राय, बढ़ी, जो उधर की कमज़ोर जातियां थीं, एक 20% का आरक्षण और 7% जो OBC की जो मजबूत जातियां थीं उनको हिस्सा अलग करके दिया। उसके वजह से तमाम बिहार में लीडरशिप का डेवलपमेंट हुआ, आगे बढ़े लोग, तमाम प्रधान बने, BDC बने, जिला पंचायत बने और सभासद बने। तो ये तो नीतीश कुमार ने बुनियादी काम किया, लेकिन ये सिर्फ हम लोगों का वोट लेकर ठगने का काम, ये वोट बैंक से, राजनीति से हम लोग अब ऊब चुके हैं। हम उत्तर प्रदेश में भी अब इस राजनीति को पलटने के फिराक में हैं। अब इस यहाँ की राजनीति भी, उत्तर प्रदेश की भी अब सिर्फ लॉलीपॉप से नहीं होगी, अब हिस्सेदारी और भागीदारी से होगी। 2026 में 2 राज्यसभा समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है, 3 MLC बनाने जा रही है। अगर इसमें ये परीक्षा की घड़ी है, अगर इसमें पसमानदा मुसलमान को, हम नहीं करें कि हमको बनाओ, लेकिन आप पार्टी में जो भी आपके लोग हैं, इसहाक अंसारी संत कबीर नगर हैं, अल्ताफ अंसारी हैं मऊ, और भी तमाम पसमानदा मंसूरी हैं, कुरैशी आपकी पार्टी में मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन आप बनाओगे सैयद साहब को, शेख साहब को, तो ये अब चलने वाला नहीं। उनका वोट नहीं देने जाते, वोट तो हम लाइन लगा के गर्मियों में मर के वोट देते हैं, वोट हम देते हैं और मज़ा वो लूटेंगे। ये अब हम लोग चलने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई रहे चाहे जाए, इससे हमको कोई लेना दे, जो हमें सम्मान देगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे। जाहिर सी बात है कि कोई भी राजनीति या सियासत जब सम्मान, भागीदारी, हिस्सेदारी की जब तक बात नहीं करती है, जब तक उसका ध्यान नहीं रखती है, तब तक वोटर, जिसको स्टेक होल्डर्स कहते हैं हम, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए गंभीरता से। यदि उस पर वो ध्यान नहीं देगी कौम, तो वो पिछड़ जाएगी। ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, इसको थेराइज करके जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन हमें तो बहरहाल उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़मीन से जुड़े हैं, ज़मीन के लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, एक ज़मीनी कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इन दिनों जाति जनगणना के सवाल को लेके जो मुद्दा गरमाया हुआ है, उसमें सामाजिक न्याय वाली जो पार्टियां हैं वो क्यों इसमें कन्नी काट रही हैं? जब सामाजिक न्याय में कौन सी पार्टियां हैं? तो सामाजिक न्याय वो चाहते ही नहीं है सामाजिक न्याय हो। अगर सामाजिक न्याय करते तो हम लोग क्यों उनके बगावत करते? सामाजिक न्याय किया ही कब है? वो सिर्फ जो है जिस पार्टी की, जिस जाति का मुखिया होता है उसी बिरादरी का ही सिर्फ अधिकतर भला होता है। अगर यादव की पार्टी तो यादव, दलित की पार्टी तो दलित का भला होता है, या पटेल की पार्टी तो पटेल के, निषाद की पार्टी तो निषाद का भला करते हैं। बाकी पार्टियों को सिर्फ झोला ढोवाते हैं। इन सारी पार्टियों में तो माइनॉरिटी सेल है ही, तो उसमें तो माइनॉरिटी सेल तो वहाँ भी सारे लोग वही अशराफिया तबका है। तो आप जाके क्यों नहीं हिस्सेदारी मांगते हैं उससे? नहीं, ये तो जब हमारा वोट ऐसा है कि अगर घर का मुखिया है, अगर एक
4 बेटे हैं तो क्या एक बेटे को 2 बेटे को नहीं देंगे, 3 बेटे को नहीं, उसके सिर्फ पास एक जो बेटे को देंगे। उसके पास जो जाएगा उसी को तो देगा। तो उसके अरे भाई तो वो वोट जाए और सवाल करे, एक तो जाना होता है, दूसरा सवाल नहीं, करना होता है। नहीं, वहां पहुंच के सवाल करते तब हैं सामाजिक न्याय कहाँ हो गया? वो तो है। ये आपको खोज के देना है। अच्छा, नहीं, मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश यादव जी छोटी छोटी बिरादरियों को खोज के देते हैं। प्रजापति को मंत्री बना रहे हैं, राजभर को बना रहे हैं, निषाद को बना रहे हैं। 1-1% है, 2-3% है, पसमानदा 16% है, जबकि वो बिरादरियां उनको वोट भी नहीं देती हैं। तो पसमानदा बिरादरी है तो अपने आप को पसमानदा पसमानदा- वोट देती हैं तो हिस्सेदारी इनको नहीं देंगे। यहाँ भी खोज के दें वोट। अगर सामाजिक न्याय वाकई कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे उनको मत दो, उनको भी दो, लेकिन सामाजिक न्याय के पुरोधा बनते हैं तो सामाजिक न्याय में जो मुसलमानों में भी, जैसे हिंदू समाज में भी बिरादरियाँ हैं, वैसे मुस्लिम समाज में भी, वहाँ भी हिंदू धोबी हैं तो मुस्लिम धोबी हैं, वहाँ नट है मुस्लिम नट है तो हिंदू नट है तो मुस्लिम आप नट सही कह है, रहे हैं। जोगी हैं तो यहाँ भी जोगी हैं, जितनी जातियां इधर है वहाँ भी उतनी जातियां वहाँ कोरी भी हैं तो यहाँ मतलब कि जुल्हा हैं। जी। तो इस तरह वहाँ जो जातियाँ वहाँ हैं, वहाँ यादव हैं तो यहाँ पे भी गद्दी घोसी हैं। जी। तो सेम वही काम और पेशा एक है, सामाजिक स्थिति एक है। सामाजिक न्याय के आप जिम्मेदार और ठेकेदार बनते हैं तो सामाजिक न्याय जब उधर करते हैं हिंदू समाज में, उससे ज्यादा वोट देने वाला मतलब मुस्लिम समाज है, इसमें सामाजिक न्याय क्यों नहीं? सिर्फ हाशिम पसमानदा साहब, इसी में एक बहुत ही मौजूद सवाल है जो आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि जब उधर बात होती है तो अलग अलग तरीके से अपनी आइडेंटिटी लेके लोग सामने जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी बिरादरी के लिए आपने क्या किया। तो क्या मुस्लिम समाज में तो केवल मुस्लिम के नाम पे जाते हैं ना, तो मुस्लिम के नाम पे जब जाएंगे तो मुस्लिम का जो नेता है वो फायदा में रहेगा। मुस्लिम के नाम पे तो हम लोग तो ये लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। हम लोग 2002 से हम तो यूपी में बता रहे हैं, कितना साल 22 साल हो गया। हमने अखिलेश मुलायम सिंह यादव से जाके मिले हैं 15 साल पहले, 20 साल पहले, सब बड़े बड़े मुखिया से मिले गए, लेकिन वो कहते हैं कमरे में बोलो ठीक है पसमानदा, बाहर मत बोलो। इसका मतलब ये है कि जाति, आपको छिपाना चाह रहे हैं। आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि जाति जनगणना का जो सवाल है, तो जो तथाकथित लिबरल, सेकुलर और सोशल जस्टिस बेस्ड जो पार्टियां हैं, जो मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि मुस्लिम को इंक्लूड करके जो राजनीति करने वाली पार्टी है, उसको डर है कि कहीं जाति जनगणना के बाद से मुस्लिमों के अंदर की जब जाति का पता चलेगा तो इसके जो पसमानदा बिरादरी के जो लोग हैं वो लोग नेतृत्व की क्लेम करेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल, इससे उनका किला ढहेगा। क्या ऐसा कुछ है तो क्या? सोच रहे हैं ना कि जो तथाकथित ये सेकुलर पार्टियां हैं वो चाह रही कि मुसलमानों के नाम लेके 20% अब उनका 18% वोट ले लेंगे और हमें हिस्सेदारी भागीदारी बस चंद लोगों को, सैयद शेख पठान को दे देंगे, बस हिस्सा हो जाएगा, बाकी 16% को हिस्सा नहीं, इनका हिस्सा हम हड़प जाएंगे। तो उनको मजा लूटते आए हैं 20 साल से, 70 साल से मजा लूटते आए हैं, हड़पते आए हैं। तो अब ये समाज पढ़ रहा है, जो पसमानदा समाज है, जो बुनकर समाज है, जो बुनकर समाज है, यह पढ़ाई कर रहा है, ये सामाजिक पढ़ाई कर रहा है, ये पॉलिटिक्स की राजनीति शास्त्र पढ़ रहा है। वो अपने हक अधिकार को देख रहा है कि हमारा दलित जो है, हमारा दलित भाई एक मुस्लिम धोबी देख रहा है कि एक हिंदू धोबी हमारा IAS PCS डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन जा रहा है, MP MLA और मंत्री सुरक्षित सीटों से बन जा रहा है, तो देख रहा है ना कि हमारे बराबरी में रहने वाला कितना आगे चला जा रहा है। तो हाशिम साहब, आपको बीच में रोकना चाहेंगे, हम इंटरव्यू बहुत लंबा हो रहा है, हम चाहेंगे कि दर्शकों के बीच में जो बिल्कुल क्रिस्प है बातचीत का वहीं पहुंचे ताकि दर्शक इत्मीनान से और रोचकता के साथ इसे सुन सकें। जाति जनगणना का सवाल जब जब इस देश में गरमाया है तो केवल जमीन पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं, ओवरऑल हिंदू और मुस्लिम या सिख या ईसाई या जो भी XYZ कम्युनिटी धर्म के लोग रहते हैं, तो केवल जमीन वाले लोग जो एक्टिविस्ट हैं वही लोग ये आवाज़ उठाते हैं। पार्टियों में बैठे हुए नेता नहीं उठाते। पार्टियों में यदि उठाते हैं तो वो दलित या पिछड़े हैं उठाते हैं। पसमानदा कम्युनिटी के लोग इक्के दुक्के कहीं भी रहे हैं, तो वो लोग क्यों इस पर खामोश रहते हैं? क्या वो लोग मुस्लिम राजनीति कर रहे थे? वही मैं कहा ना कि जाति जनगणना होगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उनकी ठगी क्लियर हो जाएगी। तो ठगी जो हुई है, जो बेईमानी धूर्तता की है, इसको पर्दा डालने के लिए कि ये जाति जनगणना ना हो, ऐसा वो लोगों का सोचना है कि अच्छा ठीक है, एक तो ये हो गया। अभी इस देश में जो एक मोमेंटम तैयार है और जाति जनगणना की बात हो रही है, पसमानदा के हक की बात हो रही है, और जितने भी वंचित तबके हैं खास करके उन धर्मों के, पार्टिकुलरली जिस धर्मों में जाति की बात नहीं होती थी,
उसको लेके सरकार नीतियां बना रही है या डायलॉग कर रही है कि किस तरीके से हम आपके कम्युनिटी के लोग जो वंचित रह गए हैं उनको मुख्यधारा में लाया जाए। लेकिन अभी भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ पार्टियां ऐसी हैं इस देश में जो केवल मुस्लिम सेंट्रिक वोट से ही जीतती है। मतलब मुस्लिम उनको सबसे ज़्यादा वोट करता है, लेकिन उसकी एवज में केवल वो धर्म के नाम पे उनको कुछ रियायत पहुंचाती है। उनके अंदर की जो डाइवर्सिटी है या जाति है उसका वो ख्याल बिल्कुल नहीं रखती है, और आज भी वो खामोश है। इसके पीछे आप किन तत्वों को जिम्मेवार मानते हैं? अरे खामोश तो रहेंगे ना। फिर मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वो नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज की चीज़ें, जो इनकी अंदर का जो फोड़ा है, मुस्लिम समाज का जो फोड़ा है पसमानदा, वो दिखाई दे। तो उसको रुई रख के ढांपना चाह रहे हैं, ताकि जो है फोड़ा के सामने दिख जाएगा कैंसर तो उसका इलाज करना पड़ेगा हमको। तो नहीं चाहते कि हम उसका इलाज करें, उसी में वो मरता रहे। सच्चा। हाँ, जाहिर सी बात है कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि एक तरफ, मतलब टोटल जब डेमोक्रेटिक स्पेस बन जाएगा, जस्टिस जब मिल जाएगा सबको, तो फिर पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा। शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब ये जो सेकुलर पार्टियां थी, कांग्रेस और तमाम जितनी पार्टियां थी, सब तो जाति जनगणना की आवाज़ उठा रही थी बड़ा जोर शोर से। लेकिन जब मोदी जी ने उसको हामी भर ली, जब उसको कह दिया कि ठीक है जाति जनगणना होगी, तब इनको सांप सूंघ गया। अब उनको समझ में आ रहा कि ये तो हम लोग वैसे ही कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस तो नहीं उठा रही थी। कांग्रेस के समय में तो जाति जनगणना में हुआ, लेकिन जाति गिने नहीं। अभी राहुल जी तो तमाम जगह अच्छा अनगिनत बार बोल चुके हैं कि जाति गणना होना चाहिए। 1 साल पहले, 1 साल 2 साल पहले जितनी भी उनके सब जाति गणना। सवाल ये होता है कि जब व्यक्ति सत्ता में होता है, जब आपके पास पावर होती है, तब आपकी नियत कैसी रही है। तब बहुत लोगों ने सवाल उठाया, उन्होंने नहीं किया, उनकी नियत नहीं थी करने की। लेकिन अब सोचे कि ये बीजेपी करेगी नहीं, लाओ इनको एक मुद्दा बना के घेरा जाए। लेकिन घेरने में सेकुलर दल नाकाम हो गए। अब ये तैयार हो गए, अब ये कन्नी काट रहे हैं। ये तो क्या हो गया, ये तो हम लोग चाह रहे थे कि नहीं होगा, लेकिन ये तो अब तो सब आईने की तरह क्लियर हो जाएगा, मोदी जी कर देंगे। लगे हाथ एक और सवाल आपसे पूछते हैं। इसमें कोई भी मंशा नहीं है किसी पार्टी को डिफेम करने की या किसी को ऊपर करने की, बस एक सिंपल सवाल है जो जनता के बीच से आता है। कल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी रैली की थी यहाँ पे तालकटोरा स्टेडियम जो है दिल्ली में, ओबीसी सम्मेलन। ओबीसी के अंतर्गत मुस्लिम की 85% आबादी जो है वो आती है। उसके मंच पे एक भी पसमानदा या पिछड़ा कह लीजिए या अर्जाल कह लीजिए, एक भी चेहरा नहीं दिखा, न बोला। इसको किस रूप में देखते हैं? अरे ये अब क्या बताएं, ये कांग्रेस पार्टी के पता नहीं कौन सलाहकार हैं। अब पिछड़ों का ये सम्मेलन बुला रहे हैं और उसमें यादव जी को देश का वो नेतृत्व दे दिए हैं। बताइए, यादव जी की खुद ही पार्टी है उत्तर प्रदेश में, यादव जी कम से कम को जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ, और पूरे देश में भी यादव जो है भाजपा की तरफ है। आप राजभर को वहाँ जिम्मेदार या किसी और दूसरी पिछड़ी जातियों को आप बनाते वहाँ पे जिम्मेदार, तो समझ में आती। किसी पसमानदा मुसलमान को बनाते देश का जिम्मेदार, तो वो समाज आपसे जुड़ता ही कर। जो भागने की पोजीशन में है वो भागता नहीं, जो भागा हुआ है वो आपसे जुड़ता। तो ये जो है सिर्फ इनका जो है बेवकूफ़ बनाने का ये खेल है। और ये जिस तरह अगर ईमानदार नहीं होंगे तो इनका कोई भी पिछड़ा और दलित का ये जो भी इनका सुगुफा है ये कामयाब होने वाला नहीं। लेकिन आने वाले समय में तो सरकार बनाने की और सपने देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो एग्जिस्टिंग सरकार को उखाड़ फेंक के हम सत्ता पे काबिज होंगे, उसके बाद से संविधान को लागू करेंगे। कौन सा संविधान लागू नहीं है क्या? संविधान का लागू नहीं है क्या? वो संविधान लागू करेंगे? अरे यही लोग तो संविधान लेके घूमते हैं। अरे यही लोग तो मुसलमानों को 18%, यही सपा के लोग शिगुफा उड़ाए थे कि 18% मुसलमानों को आरक्षण देंगे हम। अरे किन मुसलमानों को आरक्षण देंगे? जब 85% पसमानदा मुसलमान ओबीसी का और एसटी के आरक्षण के दायरे में आता है, तो किन मुसलमानों को आप आरक्षण की बात कर रहे हैं? क्या सवर्ण मुसलमानों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो गैर संवैधानिक है? संविधान में इसी कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी को मतलब कि वो धर्म के आधार पर, जात के आधार पर दिया जाए। वो तो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उसी को आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन मोदी जी ने वो भी खेल उनका ख़त्म करके EWS के नाम से 10% सवर्ण हिंदू और सवर्ण मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। अब तो मुसलमानों में जितनी भी बिरादरियां हैं सबको आरक्षण के दायरे में
अब ये जो है शिगुफा इनका ख़त्म हो गया है। अली अनवर साहब के साथ आप काफ़ी दिन तक काम किए थे, उनका नाम भी नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि इसका कोई मकसद नहीं है किसी व्यक्ति को हम नीचा दिखाएं, किसी को ऊपर दिखाएं, बल्कि जो सवाल जनता से आ रहा है और जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों के बीच में बातें जानी चाहिए ताकि जो पीढ़ियां तैयार हो रही हैं वो इससे अवगत रहें। इसी सिलसिले में ये सवाल कर रहे हैं आपसे और उम्मीद है कि ये सवाल भी और ये आपका जो जवाब है वो ऐसे ही अनकट जाएगा ताकि लोग समझें। अली अनवर साहब बहुत लंबे समय तक काम किए, आप उनके साथ काम किए, एक चेहरा है इस देश में। और दूसरी बात है कि उनका काम का मूल्यांकन किया जाए तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो दूसरी चीज़ होती है। कांग्रेस में जाने के बाद भी वो एक जगह नहीं बना पा रहे हैं, इसको किस रूप में देख रहे हैं? जब इंसान कहीं जाएगा और अपनी लॉबिंग के बिना जाएगा, अपनी भीड़ के बिना जाएगा, तो यही हसर होगा। उनको असल में उन्होंने कभी सेकेंड लाइन को मजबूत नहीं किया। वो काम तो जितना उनके पास था वो दौड़ते थे, भाषण करते थे, लोगों के बीच में पसमानदा विमर्श को ले जाते थे, उसमें उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन जहाँ तक संगठन को मजबूत करना था, पूरे बिहार में, देश में 2 बार राज्यसभा रहे, चाहते तो कम से कम लाखों लोगों का मजमा, लाखों लोगों की भीड़ हो जाती, कम से कम 1000 लीडर पैदा कर सकते थे। लेकिन वो काम, वो जो चूक हुई, वो बहुत बड़ी चूक हुई, जिसकी वजह से आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है, आज कोई उनको इज्जत नहीं दे रहा है। जैसे पार्टियां, बाकी हम लोग तो सम्मान दे रहे हैं, समाज तो भाई समाज के बीच में उन्होंने जगाया है, उसको तो काम करना ही करना है। चलिए, जो बात आई गई बीत गई, हम एक संदर्भ के रूप में इसको याद कर रहे थे। आप ये बताइए कि उन्होंने कभी जाति जनगणना के सवाल को लेके उस समय कुछ उन्होंने बात की थी? हाँ, वो तो लगातार जाति जनगणना के लिए तमाम लिटरेचर भी हैं, लगातार वो जाति जनगणना के लिए 20 साल पहले से ये सवाल उठाते रहे हैं। और संगठन के माध्यम से, हाँ, संगठन के माध्यम से उन्होंने जाति जनगणना पर बहुत मजबूती से सवाल उठाते रहे हैं। चलिए, अच्छा है। अभी आपको क्या लग रहा है कि जाति जनगणना के बाद से आपके हिसाब से, हर आदमी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है समाज को देखने का, नीतियों का मूल्यांकन करने का, आपके हिसाब से जाति जनगणना यदि होती है, मुस्लिमों के अंदर की भी यदि जातियों के बारे में पता चलता है, तो क्या क्या बदलाव होंगे पॉजिटिव? जातियों का बदलाव का मतलब कि हिस्सेदारी, भागीदारी देना पड़ेगा, इसलिए कि वोट की राजनीति है। अब लोग अब जब वोट देंगे तो फिर हिस्सेदारी भागीदारी की, भाई हमको इतना % हमारा आबादी है तो हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। अब उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर, भाई सब हर जात के लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मान सम्मान के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, हिस्सेदारी भागीदारी के लिए सब नौजवान अब तैयार हो रहे हैं। इतने दिन के बाद भी मुहिम चलते हुए काफ़ी लंबे समय हो गया, जब से प्रधानमंत्री ने बोला था, अभी भी ये कहा जा रहा है कि यही तो बीजेपी की साजिश है मुसलमानों को तोड़ने के लिए, बिखेरने के लिए। लेकिन सच्चाई इसके इतर है कि उससे जागरूकता आ रही है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी की साजिश है? अच्छा ये बताइए, आप बीजेपी तो 2014 में आई है, और ये जो मठ मसला कितने दिनों से बने हुए हैं, आज सैयद शेख पठान के जरिए तमाम, उसको मतलब मजहब को तोड़ने के लिए किसने किया? मोदी जी बोले थे क्या कि तुम ये, जबकि कुरान ने कहा है कि तुम फिरको मतलब कि ग्रोह में मत बंटो, और ये ग्रोह में बंट रहे हैं कुरान के खिलाफ जाकर। ये लोग ग्रोह में बांटे कौन लोग? मुस्लिम ब्राह्मण बांटे। कोई अगर कोई किसी ने अंसारी मंसूरी कुरैशी ने कोई फिरका बनाया होता तो कहते कि जुल्हा दुनिया कुजड़ा कसाई ने दीन को बांट दिया, लेकिन उन्होंने बांटा तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो क्या ये बीजेपी की साजिश थी? ये आज सैकड़ों साल से जातियां हैं, जातियों को ख़त्म करने के लिए कोई मौलाना, कोई अशराफिया तबका, कोई हमारा जिम्मेदार आगे नहीं आया। सैकड़ों साल से जो जातियां, क्या उन्होंने रोका था? बीजेपी की साजिश है कि रोका कि आप आज रोटी बेटी का रिश्ता नहीं काम में होता सवर्ण मुसलमानों में या पसमानदा में, बीजेपी ने रोका है क्या कि आप मत करिए शादी ब्याह? बीजेपी को सिर्फ ये अपनी कमियों को कुछ करना न पड़े, जो कमियां हैं इसको दूर न करना पड़े, बस किसी के ऊपर ये आरोप थोप दो, बस ये बरी हो जाए। तो ऐसा अब नहीं चलने वाला है कि बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा दें और हम लोग बस, हमें कुछ करना ना पड़े, हमें बराबरी, मसावात, हिस्सेदारी और ये सब चीज़ों को ऐसे ही पड़ा रहने दें बीमारी को। तो अब ऐसे नहीं चलेगा किसी को थोपने के बाद। आप इस आंदोलन में अभी जिस तरीके से आप ग्रोथ पा रहे हैं, ये जनता तक कितना पहुंच रहा है? जनता तक पहुंच गया। हम लोग सोच रहे थे आज 22 साल हो गया, लेकिन
1998, 26-27 साल हो गया बिहार से लेके। हम लोग अभी सोच रहे थे कि कम से कम 50 साल लगेगा पूरे भारत में हम लोगों को पसमानदा मिशन और विमर्श को ले जाने में, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि मोदी जी को इस बात को समझ आ गई और उन्होंने, किसी सेकुलर दल को नहीं समझ में आई कि नहीं यार ये पसमानदा समाज भी कोई है, इसके हिस्सेदारी भागीदारी का सवाल होना चाहिए, इसको जो छुपाए हुए थे। तो मोदी जी ने हम लोगों का 50 साल का काम आसान कर दिया। कल तो राहुल जी ये कह रहे थे कि हमें पता नहीं था, हमसे गलती हुई है कि हम पिछड़ों के लिए हम काम नहीं कर पाए। उनका वीडियो देखा था कहीं पे, मतलब उन्हीं का शब्द है, हिंदू पिछड़ों के लिए। हाँ, लेकिन उन्होंने मुस्लिम के अंदर की समस्याओं की बात ही नहीं की। मत करें, कोई बात नहीं, उनकी लोटियां गर्क हो जाएगी, इसलिए कि बस थोड़ा सा बस मूव करेंगे दूसरी तरफ। जब मोदी जी बात कर रहे हैं, 5 बार बात की है पसमानदा की बात, बिरादरी नाम ले ले के कहे हैं, अगर हिस्सेदारी भागीदारी हमारे इधर मिलेगी तो हम वहाँ पे सिर्फ बेवकूफ़ बनने के लिए हो क्या? मोदी क्या जाने में क्या दिख, जो हमारा काम करे, जो हमारे हिस्सेदारी भागीदारी की बात करे, क्या हमको क्या उनसे इमामत करानी है क्या? ये तो दुनिया का हिस्सेदारी भागीदारी का सवाल है। हम कहीं भी जा सकते हैं, हम अब किसी के बधुआ मजदूर नहीं हैं, हम थोड़े भी रहेंगे, हम धारा के विपरीत होंगे। जो बिहार में हम लोगों ने काम किया है वो पूरे देश में हम लोग करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे और हर जगह हम लोग करेंगे। हम अब महाज एक छोटा सा सवाल चलते चलते, क्योंकि यूथ की संख्या सबसे ज़्यादा है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सामाजिक न्याय के धर्रे से या जो भी वंचित तबका है उसमें, आपका जो संगठन है महाज, या फिर आप लोग जो पसमानदा एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं, आप लोग सरकार से यूथ को लेके कुछ नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं? आपके अंदर कुछ है या फिर कुछ आपका विजन हो, इसको लेके कुछ प्लान हो तो उसके बारे में? नहीं, अलग से यूथ के लिए नहीं कुछ करते हैं, लेकिन एक ऑल द होल पसमानदा के लिए, तो उसमें यूथ ही तो आगे आते हैं, बूढ़े तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसमें नौजवान ही तो कुर्बानी दे रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप एक दिया गया था, जो पिछली जो सरकार रही थी, जो मतलब मुस्लिम जिसको वोट करते थे ज़्यादा और अपने आप को सेकुलर भी कहती है, तो वो एससी और एसटी को तो दी और उसके बाद से उसने माइनॉरिटी को दे दी, और अभी वो बंद है कुछ दिनों से वो फेलोशिप, जिसको मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप कहा जाता है। तो उसको शुरू कराने के लिए कुछ आप प्रयत्न कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये दर्शक स्कॉलर्स देखते हैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, जो विश्वविद्यालयों में रिसर्च कर रहे होते हैं। असल में देखिए, फिर मुझे कहना पड़ा कि ये कांग्रेस पार्टी हो या जो भी पार्टियां हैं, इसमें जो भी मुख्य पदों पर, मजबूत पदों पर वो विराजमान है, वो अशराफिया तबका है। वो नहीं चाहता कि पसमानदा मुसलमान कहीं फ़ायदा हासिल करे या आगे बढ़े या हमारी बराबरी में आवे। इसलिए उन्होंने हमको ओबीसी, जब हम पसमानदा की बात कहे तो हमको ओबीसी में डाल दिया और अपने माइनॉरिटी में चला गया। तो वो माइनॉरिटी के हिसाब से वो अपना वो स्कॉलरशिप लेने लगा, लेकिन हम जब उधर गए तो उधर भी संक्षेप वहाँ हमको नहीं मिला, इधर आए तो इधर भी नहीं मिला, उधर गए तो उधर भी नहीं मिला। तो भैया हमको एक तरफ हमको ओबीसी में ही डाल दो। हम सरकार से मांग करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि लोग मांग करें कि हमको एक तरफ कर दो। हम माइनॉरिटी नहीं हैं, हम मेजॉरिटी के लोग हैं, हम पसमानदा, हम बहुजन हैं। अच्छा, हम अकलियत नहीं हैं। अच्छा कहा आपने इस बात को कह के। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो इस देश में बने हुए हैं और जिसकी अभी भी उसकी एग्जिस्टेंस है, वो मौजूद है, मतलब उस पर कोई बात नहीं हो रही है, तो महाज उस पर क्या स्टैंड ले रही है कि माइनॉरिटी का जो स्टेटस है उसको हटा के और मुस्लिम के अंदर की ही जो डाइवर्सिटी है जाति को लेके या उनके वर्ग को लेके, उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, उसके लिए कुछ? नहीं, हम माइनॉरिटी नहीं हैं, हम मेजॉरिटी के लोग हैं, हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम बहुसंख्यक हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। माइनॉरिटी में सैयद शेख है, जो छोटी बिरादरियाँ हैं उनको कहा जाता है कि माइनॉरिटी है, कम तादाद में, उनकी जो हिस्सा बनता है उनको दिया जाए। मैं उनके बारे में नहीं कुछ कह रहा हूँ। इससे ही जैसे ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्धिस्ट हैं, इनको आप दीजिए, ये माइनॉरिटी हैं, ये अल्पसंख्यक है, कम तादाद में, इनको दीजिए। बाकी जो हम बहुसंख्यक हैं, पसमानदा जो मुसलमान है ये बहुसंख्यक है, इसको जो बहुसंख्यक में जो ओबीसी में है तो ओबीसी में, एसटी में हमारे लोग हैं पसमानदा, शेड्यूल ट्राइब, आपके जम्मू कश्मीर में बकरवाल हैं और भी कई जातियां हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, गद्दी। हाँ, तो वो लोग, वो बिरादरियां हैं जो एसटी में शेड्यूल ट्राइब।
अंडमान निकोबार में वो लक्षद्वीप से वो आते थे, पीएम सईद साहब सांसद बन के, तो वो एसटी से आते थे। हम ओबीसी में भी हैं, हम लोग मुसलमान ईडब्ल्यूएस में है, हमारे लोग एससी में नहीं हैं। एससी के लिए दरवाज़ा खुले। 10 अगस्त 1950 को इस पे राष्ट्रपति की एक चिट्ठी लग गई, गैर संवैधानिक चिट्ठी लग गई, जिससे 3 मजहब के मानने वाले बाहर हो गए। इस पे एक अलग से आपसे इंटरव्यू लेंगे। ये बहुत ही मौजूद सवाल है जिस पर सरकार ने एक कमीशन भी बनाई है। मुझे लगता है कि जाति जनगणना से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उस पर हम लोगों ने आज बातचीत की, और दर्शकों के कमेंट और आपके सवाल यदि इससे जुड़ते हैं तो आप लोग इसमें दीजिएगा, ताकि फिर हम हाशिम साहब जो खुल के अपने आप को हाशिम पसमानदा कहते हैं और दाढ़ी टोपी भी रखते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आबादी पसमानदा की है, वो इसी तरीके से मेहनत कश है, वो बुनकरी का काम करता है, धुनकरी का काम करता है, अलग अलग हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ है, और जाहिर सी बात है कि उसके दर्द और दुख को जो समझने वाले व्यक्ति हैं उससे ही वो जुड़ पाएगी अपने आप को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज जुड़े पसमानदा डेमोक्रेसी के चैनल से। इसके लिए पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।